बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार आप लोग? आई स्टार्टेड दिस चैनल सेपरेटली। उसकी एक रीज़न तो ये है कि उस चैनल पे काफ़ी सारी जंबल हो रही थी वीडियोस। कभी ट्रैवल की बात हो रही है, कभी खाने की बात हो रही है, कभी व्लॉग चल रहा है। तो मैंने सोचा कि एजुकेशनल या आम बातचीत की जो वीडियोस होती हैं उसके लिए मैं ये सेपरेट चैनल बनाऊं और उसमें फिर आप लोगों से रोज़मर्रा की बातचीत हो और थोड़ा सा आपको एजुकेट किया जाए। आज का टॉपिक जो है, जो मैंने सेलेक्ट किया है टू टॉक अबाउट इज़ बिकॉज़ एक बड़ा कॉमन सिनेरियो जो यहाँ पे हम लोग फेस करते हैं और हम लोगों का रोज़ की बेसिस पे उससे वास्ता पड़ता है। वो एक प्रॉब्लम डिस्कस हुआ हमारे मेडिकल कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में। अब मेरे साथ के जितने भी डॉक्टर्स पाकिस्तान में हैं इस वक्त स्पेशलाइजेशन कर चुके हैं या कर चुके होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम जो है 5 सालों का है। यहाँ के स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स 8-9 साल के भी होते हैं। उसकी मल्टीपल रीज़न्स है। उसमें एक रीज़न ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि मरीज़ ही बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है कम्पेयर टू बाहर के मुल्क। तो खैर काफ़ी सारे स्पेशलाइज कर चुके हैं और अब एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया। एक कॉलीग ने पूछा कि देयर इज़ अ फ्रेंड जो यंग एज थी, उनकी रीसेंट प्रेगनेंसी इशू कोई हुआ, बट ड्यूरिंग दैट इशू शी हैड उनको ना बाजू में थोड़ी सी नमनेस हो गई है, जिसे कहते हैं ना बाजू सो जाता है। तो कहती हैं थोड़ी देर के लिए रही और फिर ख़त्म हो गई। एंड देन उनको थोड़ा सा पेन है बाजू में, हाथ में, और वो पेन ख़त्म नहीं हो रहा। तो वो सवाल जो है सिनेरियो उस ग्रुप में पूछा गया। अच्छी बात है, डॉक्टर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी चाहिए ताकि आप लोग एक दूसरे को मशवरा दे सकें और पेशेंट का इसमें फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बंदा आता है और वो आके बताता है कि मेरे बाजू में दर्द है, तो अगर तो मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मुझे लगेगा हड्डियों का मसला चल रहा है इसको। अगर मैं नर्व्स का डॉक्टर हूँ तो मुझे लगेगा कि नर्व्स में कोई मसला चल रहा है। और जो मस्कुलोस्केलेटल स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं उनको लगेगा कि मसल्स का कोई मसला चल रहा है। खैर, तो अच्छा किया उन्होंने शेयर किया इस चीज़ को। अब हैरत की बात ये थी कि कुछ चीज़ें मैंने सजेस्ट की। मैंने कहा कि दिस कुड बी अ स्ट्रोक। हालांकि इस एज ग्रुप में ऑब्वियसली जो आपकी प्रेगनेंसी या हामला ख़वातीन होती हैं, दिस इज़ अ यंगर एज ग्रुप। 30-40 साल के दरमियान की उम्र में स्ट्रोक होना इज़ नॉट वेरी कॉमन, स्पेशली फ़ीमेल्स में। लेकिन क्योंकि सिम्टम्स ऐसे थे और जो अलामात बता रही थी वो इस तरह की थी, तो मैंने कहा कि ये स्ट्रोक भी हो सकता है और इसके फ़लाने टेस्ट होने चाहिए। एंड टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, मैं कोई आपको वो नहीं करना चाह रहा कि भाई मैंने कोई बहुत बड़ी बात की। दिस इज़ कॉमन प्रैक्टिस। हर किस्म के डॉक्टर्स जो होते हैं, जो स्पेशली मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं, उनको पता होता है कि कौन कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर स्ट्रोक की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो खैर उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन कराई और स्ट्रेंजली उस एज में उन खातून को ब्रेन में 2 स्ट्रोक्स थे जिसको फॉलेज कहा जाता है। एंड आई एम गोना स्टॉप देयर, क्योंकि मेरी डिस्कशन इस वक्त इस टॉपिक के ऊपर नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो भी वो खातून हैं उनके अपने मसले हैं, अल्लाह सबको सेहत दे। मेरी जो डिस्कशन है और आप लोगों से बातचीत करने का मकसद है वो ये कि 2 मसले हैं पाकिस्तान में। बहुत आसान है कह देना कि जी वो डॉक्टर बड़े जाहिल हैं या डॉक्टर जो हैं वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं और सही इलाज नहीं करते। दूसरे कुछ हजरात होते हैं कहते हैं कि जी वो महंगी महंगी दवाइयाँ और महंगे महंगे टेस्ट लिख देते हैं। एक तो सबसे बड़ा ये मसला है। और दूसरा मसला पाकिस्तान में ये भी एक किस्म का है कि जो मरीज़ होते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं। अब अगर यही अलामत मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मेरे बड़ों में से किसी को हुई होती जो पाकिस्तान में है, दे वुड हैव कम्प्लीटली इग्नोर्ड इट।
आम दिनों में भी पैर या टांग कभी कभी सो जाती है अगर आप उसके ऊपर बैठ जाएं, तो लोग समझते हैं कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन विदाउट एनी रीज़न आपके किसी जिस्म के हिस्से का सो जाना, जिसे नमनेस कहते हैं, जिसे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाना उस एरिया में, इज़ नॉट अ गुड साइन एंड इट कैन बी अ साइन ऑफ स्ट्रोक यानी फॉलेज। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये भी है कि अगर आपको लेट्स से हाथ में वीकनेस हुई है और ख़त्म हो गई है तो ये फॉलिश तो नहीं हो सकता, क्योंकि फॉलिश तो भाई जब आपको वीकनेस आती है, पड़ती है, तो फिर वो एकदम से ख़त्म नहीं होती। तो जिस तरह बाकी सारी बीमारियों की डिफरेंट इंटेंसिटीज़ होती हैं, उस तरह स्ट्रोक की भी इंटेंसिटीज़ डिफरेंट होती हैं। स्ट्रोक प्रॉपर बड़ा स्ट्रोक भी हो सकता है, और स्ट्रोक जो है वो मिनी स्ट्रोक या छोटा स्ट्रोक भी हो सकता है, छोटा फॉलेज का अटैक। छोटे फॉलेज के अटैक में आपको अलामात आती हैं, कुछ मिनट से घंटे तक रहती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। वो आपके बॉडी के अंदर अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म है जो आपके ब्रेन को चालू कर देता है दोबारा। लेकिन छोटे स्ट्रोक का मकसद ये नहीं है कि आपको मसला नहीं है। रिसर्च ये कहती है कि जिन लोगों को छोटा स्ट्रोक होता है उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है पहले 2 से 4 हफ्ते में एक बड़ा स्ट्रोक होने का। इस वजह से अगर छोटे स्ट्रोक की अलामात भी आएँ तो अपने आप को चेक करवाना और उसको ट्रीट करना विद ट्रीटमेंट, जो कि दवाइयों की सूरत में भी हो सकता है और कई दफ़ा एक ऑपरेशन की सूरत में भी हो सकता है, बहुत ज़रूरी है। डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट मैं बाद में मेंशन करूँगा, लेकिन एक चीज़ बताना, 2 चीज़ें बताना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स हमेशा महंगे टेस्ट नहीं लिखते, कभी कभी महंगे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। स्ट्रोक के डायग्नोसिस के लिए एक बहुत महंगा टेस्ट जिसे कहा जाता है CT स्कैन आपके ब्रेन का करवाना पड़ता है। आपकी ECGs करानी पड़ती हैं दिल की धड़कन देखने के लिए। आपके अल्ट्रासाउंड दिल का करवाना पड़ता है देखने के लिए कि दिल में कोई और मसला तो नहीं चल रहा। और आपकी गर्दन में जो शहरगे हैं उनका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है देखने के लिए कि उसमें नैरोइंग तो नहीं होगी या उसमें तंगी तो नहीं हो रही, खून सही तरह ब्रेन को जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इन सब टेस्ट को करवाने में पैसे तो बहुत लगते हैं और बंदे को उस वक्त फील होता है यार 2-2-2.5 हज़ार का मैंने CT स्कैन करा लिया है, दिल का अल्ट्रासाउंड मैंने 5-6 हज़ार का करा लिया है, और उसके बाद जी 2-4 हज़ार का मैंने गर्दन का अल्ट्रासाउंड करा लिया है, तो कोई बन गया आपके 13-15 हज़ार तो कहीं नहीं गए। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशंस या ये टेस्ट आपके टाइम पे हो जाए तो आपको बड़े स्ट्रोक से बचत हो सकती है। और बड़े स्ट्रोक से बचत होने का मतलब ये है कि बड़े स्ट्रोक में क्या होता है, जिस्म का आधा हिस्सा या फेस का आधा हिस्सा बिल्कुल मफलूज हो जाता है और उसमें सेंसेशन नहीं रहती। तो एक ऐसा बंदा जो कि नॉर्मल दिनों में हट्टा कट्टा चलता फिरता है वो बेड बाउंड भी हो सकता है, आपकी रोज़ी रोटी जा सकती है, आपको घर के कामों में मसले हो सकते हैं। तो आप ये देखें कि ठीक है महंगे टेस्ट तो थोड़े से करवाने पड़े, लेकिन एक बहुत बड़ा रिस्क, बड़ा स्ट्रोक उससे बचा जा सकता है। तो ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि हमेशा जो महंगे टेस्ट होते हैं उसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर जाहिल हैं या डॉक्टर काबिल नहीं है। कई दफ़ा काबिल डॉक्टर भी महंगे टेस्ट लिख के देंगे आपको। अच्छा जी, तो अलामात क्या हो सकती हैं स्ट्रोक की या छोटे स्ट्रोक की, जिसे मिनी स्ट्रोक कहा जाता है। तो जी अलामात स्ट्रोक की सर से लेके पैर तक कोई भी अलामत हो सकती है। आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में नमनेस हो जाना या किसी हिस्से का सो जाना, आपके जिस्म के किसी हिस्से में वीकनेस हो जाना, हाथ में, बाजू में, टांग में, पैर में, चेहरे का एक हाफ चेहरे का ड्रूप कर जाना या लटक जाना। कहते हैं ना मुंह लटक गया। मुंह लटकना एक तो होता है कि उदासी की वजह से मुंह लटक गया है। स्ट्रोक में हमेशा या ज़्यादातर कह लें आपका आधा फेस इन्वॉल्व होता है, पूरा का पूरा फेस इन्वॉल्व नहीं होता। तो आधा फेस जो है वो एक तरफ को ड्रूप कर जाए, आपकी स्पीच में मसला हो जाना, आपको बोलने में मसला होना। कई दफ़ा तो ये होता है कि आपको बोलने में मसला नहीं होता, लेकिन आपके ज़हन में आपको पता होता है कि आपने क्या लफ्ज़ बोलने, लेकिन मुँह से लफ्ज़ गलत निकलना शुरू हो जाते हैं। बिनाई का मसला हो सकता है, आंखों के सामने काला पर्दा छा जाना, दैट इज़ ऑल्सो एक फॉलेज की अलामत होती है। तो इसीलिए स्ट्रोक की जो प्रेजेंटेशन होती है, जिस तरह स्ट्रोक प्रेजेंट करता है, वो बहुत ज़्यादा वेरीड है।
तो इसका पता होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको पता नहीं होगा कि व्हाट इज़ स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक, तो आप जाके डॉक्टर को टेस्ट नहीं कराएंगे। और मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के बाद भी अक्सर लोग जिनको ये अलामात आती हैं वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाएंगे, बल्कि वो कहेंगे कि भाई कोई नहीं, हल्का सा हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, अब तो ठीक है। खैर काम पे जा रहा हूँ तो मैंने कहा कि एक चीज़ आपसे शेयर की जाए, होपफुली इट हेल्प समवन। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बात होगी मज़ीद के स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।